हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आर्य स्टडी पॉइंट में। और मैं रंजीत आर्य आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी ठीक होंगे और हमारे जो इतिहास चल रहा है वो इतिहास हमारा कहीं तक एंड तक पहुंच चुका है और एक टॉपिक ये जो संगम वंश बचा हुआ है जिसका दक्षिण भारत का इतिहास बचा हुआ है और इसके बाद में जो है आपका प्राचीन भारत का इतिहास वो पूरा खत्म हो जाएगा। ये आपके लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि इससे पहले हमने बहुत कुछ करा दिया है। कम से कम 23 लेक्चर हो गए हैं, इससे पहले 22-23 और इसके बाद में ये आपका लेक्चर है। तो इसके बाद में 2 लेक्चर और 2-3 लेक्चर और आएंगे और इसके बाद में आपका जो है प्राचीन भारत का इतिहास पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद में फिर हम करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसको भी पढ़ेंगे। तो ये इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत का इतिहास, संगम वंश, संगम युग कह सकते हैं, संगम युग भी कह सकते हैं। तो संगम युग पढ़ेंगे आज। तो शायद आप सभी को अच्छी लगेगी वीडियो। और चलिए देखिए, जब अगर बात की जाए कि जब उधर पूर्व जो है दक्षिण वो जिसका क्या कहते हैं कि मतलब ये संगम युग चल रहा था और संगम युग चलते समय देखिए संगम युग में तीन सभाएं हुई थी और संगम का क्या अर्थ होता है इसके बारे में भी आज आपको बताने वाले हैं। संगम का अर्थ क्या होता है, तो संगम युग के बारे में आज चर्चा करेंगे। और इसमें 4 जो वंश हुए हैं, जो 4 एक राजाओं के वंश हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। 3 जो राजाओं के वंश हैं। देखिए संगम युग जो है, संगम युग को संस्कृत भाषा का एक शब्द है संगम संस्कृत भाषा का शब्द है और इसे जो है हिंदी में क्या कहा जाता है, हिंदी में इसे सभा कहा जाता है। समझे, हिंदी में संगम को सभा कहा जाता है। अब आप समझते हो, या इसको गोष्ठी भी कहा जा सकता है। गोष्ठी किसे कहते हैं? गोष्ठी उसे कहते हैं जो कि कई महानुभावों के सम्मेलन को, जैसे कि कई लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक सभा का आयोजन करते हैं, ऐसे ही संगम का आयोजन किया जाता था। तो ऐसे ही जैसे कि सभा का आयोजन किया जाता है, कम से कम 4-6 लोग, मतलब जितने भी लोग होते हैं इकट्ठे होकर के एक सभा का गठन करते हैं, वही एक संगम कहा जाता है, जिसे संस्कृत में संगम कहा जाता है। ठीक है, ये जो संगम युग का काल कब से रहा है, तो 100 ईस्वी से लेकर के और 300 ईस्वी तक संगम युग का काल रहा है। याद रखना, 100 ईस्वी से लेकर के और 300 ईस्वी तक संगम युग का काल माना जाता है। और ये जो है संगम युग का काल कैसे माना है, कहाँ से पता लगा है, तो ये संगम जो तमिल साहित्य हैं उनके द्वारा पता लगाया गया है। संगम युग जो है किसको कहा जाता है कि तमिल कवि थे, उन्होंने तमिल जो कवि थे उन्होंने संगम युग की स्थापना की। और संगम युग जो था उसमें कवियों ने प्रस्ताव पारित किया और उसमें जो है अपनी चर्चाएं रखी एक दूसरे के सामने और उसी से उन्होंने फिर कई ग्रंथों का आयोजन किया, ग्रंथ लिखे, संपादन किया। तो ग्रंथों से ही पता लगाया जा सकता है जो तमिल साहित्यकार हैं उनकी रचना किसने की, तमिल साहित्य हैं उनकी रचना किसने की, तो तमिल कवियों ने की थी। तो इन्हीं के द्वारा इनका पता लगाया जा सकता है, पता लगाया गया है। चलिए अब बात करेंगे। देखिए संगम युग में संगम साहित्य जो है 3 सभाओं में गठित किए गए थे। संगम युग में 3 सभाएं हुई थी। 3 सभा कौन कौन सी थी, तो प्रथम सभा जो थी वो मदुरई में हुई थी और अगस्त ऋषि का नाम आपने जरूर सुना होगा। अगस्त ऋषि, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। क्या क्रम, स्थान और अध्यक्ष। देखिए प्रथम जो सभा हुई थी उसमें मदुरई में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष थे या गुरु थे वो अगस्त ऋषि थे। कौन? अगस्त ऋषि थे। चलिए दूसरी सभा हुई उसमें जो है इसका स्थान था कपाटपुरम। इसके जो ऋषि थे दोबारा से फिर से अगस्त ऋषि को ही अध्यक्षता दी गई थी। चलिए आगे देखिए, फिर बाद में तृतीय जो सभा हुई उसमें उत्तरी मदुरई में हुई थी। कौन सी तृतीय सभा? उत्तरी मदुरई कहा जा सकता है, या मदुरई भी मदुरई भी कहा जा सकता है इसको। तो इसमें इसका जो अध्यक्ष था वो नक्कीरर था। ठीक है, ये याद रहेगा। और इसके बाद में बताएं हम
अब पांड्य राजाओं ने जो है 197 संरक्षण में 3 सम्मेलन किए थे। ये जो 3 सम्मेलन हुए थे ये पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुए थे, पांड्य राजाओं ने कराए थे। सबसे ज्यादा अहम भूमिका किसी की रही? तो पांड्य राजाओं की इसमें अहम भूमिका रही। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब पढ़ेंगे हम चोल वंश, चोल वंश पढ़ेंगे और ये चोल वंश आपको दिख रहा होगा। अब इसको एक बार समझाने की कोशिश करूंगा, आपको समझा शायद है आप समझ जाओ तो समझाने की कोशिश करूंगा, देखना एक बार। तो एक बार इसको मिटा लेते हैं, इसके बाद में फिर दोबारा आपको समझाऊंगा। देखो वो भी चित्र के वो जो है ना भारत के नक्शे के द्वारा समझाऊंगा कि उत्तरी जो दक्षिणी भारत था इसके बारे में। एक बार आप जरूर से देखना, आइए एक बार मिटा लेते हैं, इसके बाद में पता चलेगा। देखो नक्शा बना लेते हैं एक बार। ऐसे मतलब कुछ निचला भाग है भारत का कुछ इस प्रकार है, निचला भाग जो भारत का है वो कुछ इस प्रकार है, शायद है आप देखा होगा जरूर आपने। देखो नक्शा जो है कुछ इसी प्रकार है, ठीक है। ये नक्शा कुछ इसी प्रकार है और इसमें आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी जरूर। क्या दिखाई दे रही है? देखिए ये जो नीचे का हिस्सा है यहां पर ये जो है ये नीचे का हिस्सा यहां से यहीं पर ये जो संगम युग का काल चला था। और इसमें देखिए सबसे पहले अब बात करेंगे हम जो चोल है, चोल युग है, चोल युग, इसके बारे में अब बात करेंगे हम। चोल युग क्या है तो इसके बारे में अब देखिए। ये जो चोल युग है ये चोल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहां था। देखिए चोल युग ये यहां था, ये चोल युग है, ठीक है। ये यहां पर चोल युग का साम्राज्य चलता था ये, ठीक है। अब इसके बाद में और इसके बाद में एक ये है चेर युग, चेर, तो चेर ये यहां था, ये यहां था चेर, ये चेर था, ये चेर युग, ठीक है। एक बार लिख देता हूं, चेर, चोल, और एक और था जिसको कहा जाता है क्या? पांड्या, पांड्या ये यहां था, पांड्या, पांड्या। अब इनके जो है इनके जो राष्ट्रीय चिन्ह अभी भारत का अशोक चक्र है, ऐसे इनके कौन कौन से राष्ट्रीय चिन्ह थे? तो चोल का जो था, चोल का बाघ था, ठीक है। और चेर का धनुष था, चेर का धनुष था। और जो अब बचा पांड्या, पांड्या का कौन था? पांड्या की मछली, पांड्या की मछली थी। अब देखिए आप कैसे याद रखते हैं इसको, कैसे याद रख सकते हैं? तो इसके लिए एक ट्रिक देता हूं आपको। जैसे कि हमारा ये यहां से धनुष बाण है, ठीक है, हमने यहां से चलाया और सबसे पहली हमारी शिकार है ऊपर बाघ, ऊपर हमारी बाघ है और उससे नीचे हमारी मछली है। तो बस इससे पता लगा सकते हैं कि हमारा धनुष यहां से चलाया हमने और इसके बाद में हमारी जो है यहां से ये एक शिकार है जिसका नाम है बाघ और एक नीचे शिकार है इसका नाम है मछली। इससे आप बिल्कुल सही से याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं आगे। आई होप आपको समझ में आया होगा और ये ट्रिक आपको शायद समझ में आई होगी। अब देखिए क्या है। अब चोल जो था उसका राष्ट्रीय चिन्ह था बाघ और इसके शासक कौन थे? तो इसके जो है प्रमुख शासक थे कारिकाल। कौन थे? कारिकाल इसके प्रमुख शासक थे। अच्छा, राजधानी इसकी पोहार, पोहार इसकी राजधानी थी। क्या? पोहार इसकी राजधानी थी। अच्छा, श्रीलंका पर विजय प्राप्त की किसने? जो चोल वंश था इसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। अब एक बात और, चलो ये भी बता देता हूं श्रीलंका कहां है। देखिए श्रीलंका कुछ इस प्रकार है, जहां यहां है, देखिए एक मिनट, ये यहां श्रीलंका है। तो इस पर विजय किसने प्राप्त की? किसने? चोल ने यहां से आकर के यहां पर श्रीलंका पर विजय प्राप्त की और कई वर्षों तक लगातार श्रीलंका पर शासन भी किया, कई वर्षों तक। चलिए, श्रीलंका पर विजय प्राप्त की, कई वर्षों तक इसने शासन। और संगम युग का जो है, संगम युग का सबसे महत्वपूर्ण वंश जो है कौन सा है? चोल वंश है। याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण युग जो है चोल वंश है। चलिए अब बात करेंगे चेर के बारे में।
चेर का धनुष मैंने बताया था आपको, ये चेर का धनुष है। और धनुष जो है इसका प्रतापी राजा कौन था, तो संगुट्टवन। कौन था, संगुट्टवन यहाँ का प्रतापी राजा था। और यहाँ के राजा ने क्या किया कि पत्नी की पूजा करने के लिए लोगों को प्रेरित किया और पत्नी की पूजा कराई। यहाँ के राजा ने ये किया। अब देखिए आगे क्या है, अब देखेंगे हम पांड्या। देखो पांड्या, ये पांड्या की अहम भूमिका रही है किसके बारे में, संगम के बारे में। मैंने आपको तीन सभाएं बताई और तीनों सभाओं में पांड्या ने 197 राजाओं ने मिलकर के और पांड्या के 197 राजाओं ने मिलकर के और 3 सभाएं कराई। वो मैंने आपको पहले बता दी थी, अब मैंने मिटा दी हैं। और चलिए आगे देखिए, इसका जो प्रथम उल्लेख है कहां से मिलता है, तो प्रथम उल्लेख आपने मेगास्थनीज का नाम जरूर सुना होगा। मेगास्थनीज ये इसके यहां से इसका प्रथम उल्लेख मिलता है। यहाँ के राजा कौन होते थे, तो यहाँ के राजा जो है स्त्रियों को राजा बनाया जाता था। यहाँ पर पुरुष को राजा न बनाकर स्त्रियों को राजा बनाया जाता था। चलिए आगे देखिए, समुद्र की यहाँ पर पूजा कराई जाती थी। कौन, और अच्छा पांड्य का सबसे जो राजा था, पांड्य का राजा नेडियो पांड्या का राजा था। और इसने जो है समुद्र की पूजा कराने के लिए लोगों को प्रेरित किया, समुद्र की पूजा कराई, ये पांड्या राजा ने किया। अब चलिए आगे, और तोल का ये जो है, इसके जो कुछ प्रमुख संगम के साहित्य हैं, प्रमुख संगम साहित्य के बारे में बात करूं, एक साहित्य मैंने लिखा है इसमें, इसका नाम है तोलकायम। क्या है, तोलकायम। तो इसके जो है किसने लिखा था, ये तोलकापियर ने ये लिखा था। और ये जो ग्रंथ है वो व्याकरण का ग्रंथ है। ठीक है, ये व्याकरण का ग्रंथ है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन है आपको समय पर मिल जाए। यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इसके बाद में जो 20 तारीख अभी आ रही है 20 जनवरी 2021, इसको रात 10 बजे से, और पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का एक बड़ा ही मेगा क्लास चलने वाला है, लगातार 9-10 घंटे, वो भी लाइव आप देख सकते हैं रात में 10 बजे से। चलिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं रंजीत आर्य आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।